पूरी तरह से क्लियर तो हुआ नहीं कि पीछे की क्या सोच हो सकती है, लेकिन जो बेसिक एक सोच वो यही है कि एक डॉक्टर पर कोई भी कम शक करेगा। डॉक्टर के बारे में हम लोग यही मान के चलते हैं ये तो ज़िंदगी बचाने वाले लोग हैं, ज़िंदगी कैसे ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी थॉट लेवल वहाँ तक जा ही नहीं सकती है। तो ये सबसे ईजी, अगर किसी ऑपरेशन को आपको अंजाम देना है तो ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जिस पर कोई शक ना करे। तो इसीलिए एक मौलवी जो कि पैरामेडिक भी था, हम बात कर रहे हैं मुजम्मिल की, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद उमर की, हम बात कर रहे हैं अदील की, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शाहीन की, लेकिन इन सबको हटाकर अगर आप देखें जो मेन सेंटर में है, जिस शख्स ने शायद इस मॉड्यूल की बुनियाद रखी, वो है ये मौलाना मोहम्मद इरफान। तीसरी जमात तक पढ़ा, तीसरी क्लास तक, सिर्फ तीसरी क्लास तक। इसके बाद इसने मुफ्ती की पढ़ाई की, उसके बाद देवबंद गया, वहाँ से जो मुफ्ती वाली पूरी पढ़ाई होती है वो सीखी। अब तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ एक शख्स MBBS और MD टॉपर भी हैं, जो नीट के या CPMT के। डॉक्टर शाहीन CPMT की टॉपर रही थी। अच्छा। जो प्री एग्ज़ाम होता है मेडिकल का। अब ये सब MBBS हैं, MD हैं, तो तीसरी क्लास पढ़ा हुआ एक शख्स MBBS और MD जैसे स्टूडेंट को, जो इतने पढ़े लिखे और ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने टॉप भी किया है, अगर वो ब्रेन वॉश करता है, गुमराह कर सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो असल में ये था मोहम्मद इरफान, जहाँ से शुरुआत हुई। उसकी शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि सबसे पहले ये एक बार हॉस्पिटल पहुँचता है एक पेशेंट को लेकर, और पेशेंट को लेकर जो पहुँचता वो पहुँचता इस डॉक्टर मुजम्मिल के पास। यहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर इसने मुजम्मिल का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अब इसी दौरान में मुजम्मिल के बाद मुजम्मिल का एक और साथी जो MBBS और MD की पढ़ाई के दौरान, क्योंकि सभी ने कश्मीर के अंदर ही MBBS और MD किया, तो उसके बाद इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर आदिल अहमद राठर से। अच्छा। अब आदिल अहमद राठर से मुजम्मिल, मतलब इरफान का मुजम्मिल से हुआ कांटेक्ट, ये है सीक्वेंस। मुजम्मिल का हुआ आदिल से। हाँ। अब इसके बाद ये दोनों कश्मीर में MBBS और MD करने के बाद नौकरी शुरू कर रहे थे। अच्छा। इसी दौरान में अब MBBS में दाखिला होता है मोहम्मद नबी का। मतलब जो जिसने ब्लास्ट किया, हाँ, उससे तीसरे लेवल पर हुई है मुलाकात। हाँ, तो यहाँ मोहम्मद नबी भी वहीं से पढ़ता उमर। ये सभी GMC है श्रीनगर का, और अनंतनाग में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हाँ, फिर वहाँ पे इन लोगों ने पढ़ाई की, फिर उसके बाद इसने भी पढ़ाई की। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों सब नौकरी कर रहे हैं, MBBS MD सब कर लिया। अब पहला शख्स होता है मुजम्मिल, जो कश्मीर छोड़ देता है और ये पहुँचता है फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी। अच्छा। इसके पीछे पीछे फिर कश्मीर घाटी छोड़ने वाला दूसरा शख्स है आदिल अहमद राठर, लेकिन ये अल फलाह नहीं पहुँचता, ये पहुँचता है सहारनपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ जॉब करता है। इन दोनों के बाद तीसरा शख्स है मोहम्मद उमर। ये कश्मीर छोड़कर ये भी अल फलाह पहुँचता है, जहाँ मुजम्मिल पहले पहुँच चुका था। तो कश्मीर से 3 डॉक्टर निकले, 2 पहुँचे अल फलाह, 1 पहुँचा सहारनपुर। अब इसी बीच में एक चौथी डॉक्टर आती है, डॉक्टर शाहीन। इसका कश्मीर से कोई संबंध नहीं, ये लखनऊ की रहने वाली, इसने प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई की, CPMT की टॉपर भी रही है ये, प्री वो जो मेडिकल एग्जाम होता है। फिर इसकी शादी होती है, लेकिन रहती है यूपी में ही। फिर अचानक ये आती है मुजम्मिल के कॉन्टेक्ट में, ये भी यूपी में नौकरी छोड़ देती है, और ये भी पहुंच जाती है कहाँ? अल फलाह। तो अब कश्मीर घाटी से 2 डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल ये निकलते हैं, ये सहारनपुर, ये पहुँचता है अल फलाह। ये भी कश्मीर से छोड़कर अल फलाह मुजम्मिल के साथ, ये भी यूपी छोड़कर अब अल फलाह मुजम्मिल के साथ। तो अब अल फलाह में 3 है टीम, एक मॉड्यूल की, डॉक्टर शाहीन, मोहम्मद नबी और मुजम्मिल। चौथा सहारनपुर में है, लेकिन ये सब आपस में संपर्क में है। और इनका काम, मतलब ये जो अभी अमोनियम नाइट्रेट कलेक्ट करने का था, ये तो जुलाई अगस्त से शुरू हो चुका था। और जुलाई अगस्त से जब इन्होंने खरीदना शुरू किया तो इन्हें पता था कि एक मुश्त खरीदने में शक जा सकता है। इन्होंने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, वहाँ के अलग अलग मार्केट से इसको खरीदना शुरू किया। अच्छा, ये बड़ा आसान है, 100-200 रुपये किलो मिलता है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि आप किसान यूज़ करता है खेती में, या आपको खदान में पत्थर को उड़ाना है एक तय जगह पर, तो उसके लिए आप अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ करते हो। कोई भी आदमी, हमारे यहाँ मुंबई ब्लास्ट में, इसके अलावा बेकरी एक जो है पुणे में जो यूज़ हुआ था, जर्मन बेकरी में, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में भी यूज़ हुआ था, हालांकि RDX भी उसमें साथ था। तो ये अमोनियम नाइट्रेट बड़ा इजी है, एक तो खरीदना, संभाल के रखना, और दूसरा इसका बॉम्ब बनाना। खरीदने के लिए एक कानून जरूर बना हुआ था कि आप जिसको भी बेचोगे उसका आधार कार्ड लेंगे आप, और आधार कार्ड लेके आप दे दें। अब दुकानदार कौन इतना रखता है कि ये 15 किलो ले रहा है, 10 किलो ले रहा है, 25 किलो ले रहा है। अब इन्होंने अगर 25 किलो 20 किलो अलग अलग लोग नूह से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से खरीद रहे हैं, कौन इतना ध्यान दे रहा है? दुकानदार को बेचने से मतलब है।
और करते 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 इन्होंने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया। और जरूरी है अब कि मतलब उस रेडिकलाइजेशन को भी टारगेट किया जाए, डी रेडिकलाइजेशन के लिए। ये सब कायदे से तो मोहरे हैं। हाँ। मिडिल क्लास, बल्कि गरीब घर से सब आए। MBBS या MD करना इनकी फैमिली के लिए बड़ी बात थी कि चलो अब परिवार का अच्छे से गुजर बसर होगा। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर तीसरी क्लास जैसा शख्स, पढ़े लिखे लोगों को अगर ये ब्रेन वॉश करता है, रेडिकलाइज करता है, तो उससे भी खतरनाक ये है कि जब ये लोग हो गए तो अब आगे अगर ये करते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, वो भी MBBS MD है ना, तो फिर ये ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतने पढ़े लिखे हैं, तो फिर जो